तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। सबसे पहले तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है वसुदेव कुटुंबकम। यह हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक मूल संस्कार और एक विचारधारा है। इसका मीनिंग है कि सारी दुनिया एक परिवार है। ठीक है। और यह वाक्य जो है ना भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। शांति एवं सहिष्णुता सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श हैं। अब यहाँ पे वैदिक सभ्यता और संस्कृति का क्या मीनिंग है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसके बाद जो नई सभ्यता का विकास हुआ था आर्यंस ने जो किया था, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इस काल में हमें मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त जानकारी है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैदिक काल को ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसको बांटा जा सकता है, दो टाइप में वैदिक काल को। तो वैदिक काल या वैदिक समय क्या था उस वक्त? सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की अवधि है। तो इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है कि इन्हीं आदर्श यानी वसुदेव कुटुंबकम, सारी धरती ही एक परिवार है, के आदर्श को लेकर बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्हीं आदर्श परंपराओं की झलक हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। और वेद जो हैं वो हमारी संस्कृति की, मुख्यतः भारत की एक बहुत ही मुख्य प्रमुख धरोहर है। वेदों में उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, आपस में उनका कैसा भाईचारा या फिर द्वेष रहता था, वो सारी जानकारी दी गई है। किस प्रकार वो व्यवसाय करते थे। तो सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो था ऋग्वेद। इसमें 3 वेद, बाकी के जो 3 वेद है वो और वैदिक साहित्य बाद में लिखे गए। वेदों को लिखे जाने के आधार पर, मतलब उनको कब कब लिखा गया, उस आधार पर हम वैदिक काल को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 टाइप में आ जाते हैं ये वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद ऋग्वेद के समय की सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद की सभ्यता को, वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्य साहित्य क्या है? साहित्य मतलब पुस्तकें, ग्रंथ, ये सब। तो वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार हैं। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों से में ही निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ है एवं आर्यव्रत की प्राचीन रचनाएं हैं। इनकी संख्या 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। कितने वेद हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला, और वर्तमान में गायत्री मंत्र जो बोला जाता है वो ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। दूसरा है यजुर्वेद। यह ऋग्वेद से के बहुत बाद में लिखा गया था और इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले जो श्लोक हैं, गद्य पद्य दोनों में यह है। गद्य मीन्स जो पैराग्राफ होते हैं या बातें लिखी होती हैं, निबंध हो सकता है, किसी के बारे में जानकारी हो सकती है। और पद्य मीन्स कविता रूपी या राइमिंग हो, वो कोई चीज़ कविता हो सकता है, कोई पद हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, पर वह राइमिंग में हो, तुक हो उसमें। और सामवेद जो है वो देवताओं की पूजा करने के सभी, इसमें देवताओं से के पूजा करने के सभी मंत्र शामिल हैं। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो सामवेद से ही मिले हैं। और भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ और इसका कुछ भाग ऋग्वेद से भी लिया गया। सबसे चौथा जो है वो अर्थवेद, यानी अर्थव ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कौन से ऋषि पे?
अर्थ ऋषि के नाम पर। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित है। चिकित्सा विधि और ऐसा ज्ञान जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अर्थवेद में है। तो कौन से 4 वेद हो गए हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे अंतिम अर्थ, चौथे नंबर का अथर्ववेद। क्या आप जानते हैं कि वेद के 4 भाग हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये क्या है? इसमें जो संहिता है उसमें वैदिक देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। ब्राह्मण में क्या है? कर्मकांड और यज्ञों के से रिलेटेड है, ये यज्ञों का वर्णन किया है इसमें। आरण्यक में क्या है? कर्मकांड और यज्ञों की रूपक कथाएं और तत्संबंधी दार्शनिक व्याख्याएं, उनसे संबंधित कुछ व्याख्याएं, कुछ कहानियां, कुछ कथाएं हैं इसमें। और उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। हरिओम। वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन। संपूर्ण भारतीय जीवन, दर्शन और साहित्य का आधार धर्म ही रहा है। भारत में धर्म और साहित्य और फिर उसके बाद दर्शन, यह आपस में जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड हैं। इसी के बेसिस पे हमारा जो इतिहास है और हमारे जो आदर्श हैं वो बनाए गए। भारतीय संस्कृति के परम प्राण धर्म में ही विद्यमान है। धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, चोरी न करना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना तथा काम क्रोध पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण मतलब जो भी हमें लालच नहीं करना है, हमें हमारे कंट्रोल करना है, हमारी लालच पे, हमारे चाहतों पे कंट्रोल करना कि हमें क्या चाहिए, अधिक कुछ भी नहीं, बस ज़रूरत की चीज़ें। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, दान धर्म करना आदि बातें शामिल हैं। वैदिक धर्म व दर्शन केवल भारतीयों को दृष्टि में रखकर ही अपना स्वरूप प्रकट नहीं करता, बल्कि यह मानव को विश्व मानव बनाने की योग्यता रखता है। यह दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अभी दिया हुआ है कि अपने गुरुजी को पूछकर बताएं कि निम्न प्राचीन स्थानों के वर्तमान नाम क्या हैं। तो इंद्रप्रस्थ जो है वो इंद्रदेव का शहर यानी इंद्रप्रस्थ, संस्कृत में इंद्रप्रेस्था बोलते हैं इसे। तो प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था और महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी था। तो यह शहर अभी वर्तमान में यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली में स्थित है। और दूसरा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो भी प्रमुख नगरों में गिना जाता था, जो वर्तमान में पटना के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार यह सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद आता है मिथिला। वर्तमान में मिथिला जो है वो उत्तरी बिहार और नेपाल की तराइन वाले इलाकों में, जिसे मिथिला या मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। यह एक्चुअली कौशलपुरी अयोध्या का नाम लेते हैं, तो उस समय विदेहपुरी मिथिला का भी स्मरण हो जाता है। ये दोनों ही धार्मिक पुरियाँ हर काल में हमारे लिए प्रेरणा एवं संबल का स्रोत रही हैं। दूसरा जो है कौशल, वो है इसकी प्रथम राजधानी जो साकेत, वर्तमान में अयोध्या, और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी कौशल की राजधानी। प्राचीन भारत में महाजनपदों में से एक था ये, और इसका आधुनिक क्षेत्र गोरखपुर के पास था। अब हम आगे पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। इसमें वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में सबसे पहले संयुक्त परिवार प्रथा। वैदिक काल में आर्यों का जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई वहाँ पे परिवार हुआ करता था। पिता परिवार का मुखिया था और वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रधानता दी जाती थी। मतलब सब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजा, पुत्र पौत्र आदि, मतलब 4-5 पीढ़ियाँ एक ही परिवार में साथ साथ रहते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली के मूल में 2 बातें प्रमुख थी। एक परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा, और दूसरा उनका आजीविका कमाना, किस प्रकार वो धन अर्जित करेंगे अपने खाने के लिए, भोजन के लिए।
आजीविका के मुख्य साधनों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग धंधों में सभी का सम्मिलित योगदान था। इस प्रकार उनका परिवार जीवन सुखी एवं शांतिमय था। यद्यपि पुरुष परिवार का मुखिया होता था, किंतु परिवार में बाकी कार्य महिलाओं को करने होते थे। शिक्षा जो है वो कैसी थी? वैदिक काल में शिक्षा इम्पॉर्टेंट थी। शिक्षा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार था। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और उस समय संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत व्यवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करना था, ना कि और आचरण में पवित्रता लाना और मतलब मूलभूत विकास और ओवरऑल जिसमें डेवलपमेंट कहते हैं ना किसी भी बच्चे का या किसी व्यक्तित्व का, वो उनका मेन एम था शिक्षा देने के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर जैसे आजकल डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जो पढ़ाया जाता है ना, वैसे नहीं। इनमें ओवरऑल सर्वांगीण विकास का उनका मेन मोटिव रहता था शिक्षा देने का। वहाँ पे नारी का कैसा स्थान था? वैदिक काल में नारियों का स्थान तो महत्वपूर्ण ही था। परिवार में स्त्री को पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक व धार्मिक समारोहों पर वह पुरुषों के साथ भाग लेती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी इस काल में और लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां जो थी इस काल में बनी, जिन्होंने वैदिक रचनाओं की रचना की और कई सारे महान काम किए। स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है, तो प्रमाण हमें वेदों से मिले हैं। संस्कार। वैदिक संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण था। बच्चे के जन्म, विवाह, मृत्यु, यज्ञोपवीत, ये सब कार्य होते रहते थे और विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते थे। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर और सभी कायदे कानून रूल होते हैं, जो रस्में होती हैं, उनको अच्छे से संस्कारों का निभाते थे और मृत्यु पर्यंत, मरने के भी अपने अलग, मृत्यु पर भी अलग अलग संस्कार हुआ करते थे जिनको पूरा किया जाता था। 16 संस्कारों का प्रचलन था। यज्ञ जीवन का अवश्य अंग था, तो यज्ञ, पूजा, हवन, व्रत ये काफ़ी प्रचलित थे, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों ही पालन करते थे। अधिकांश संस्कार जो है वो मंत्रोच्चार और यज्ञ के साथ संपन्न होते थे। बाल विवाह उस काल में नहीं था। वैदिक मान होते हैं, बाल विवाह उस टाइम से था ही नहीं और एक पत्नी प्रथा उस समय प्रचलन में थी। आज भी हिंदू परिवार में इन संस्कारों को अपनाया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब सारी पृथ्वी ही एक परिवार है, हम सभी एक परिवार का हिस्सा है। संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र को एक ही परिवार का हिस्सा होने का उदात्त भावना वैदिक काल में मिली। प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से व्यवहार करता था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुखी रहें, जैसे अनेक मंत्र वैदिक साहित्य में पढ़ने को मिले। उस समय लोग इसके अनुरूप व्यवहार करते थे। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती के हर एक प्राणी को इस धरती पर दया रहने का समान अधिकार है। ये धरती मनुष्यों की नहीं है। आश्रम व्यवस्था थी। वहाँ पे मनुष्य जीवन की आयु का 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था कि पहला भाग होता है मनुष्य का, जिसमें संस्कार 25 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करता है। फिर जो कुछ भी वो सीखता है ताकि वह आगे अपने जीवन में उसका अनुपालना कर सके और व्यवहार में उतारने के लिए गृहस्थ आश्रम में फिर एंट्री करता है। गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक माना जाता था, उसमें संपूर्ण परिवार का ध्यान रखना, बच्चों का और परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, ये सब उसमें आता था। उसके बाद आता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष तक की बीच की आयु मानी जाती थी, जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त होकर अपना जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था और गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया उसको समाज में बांटता था। एक तरह से गृहस्थ को सलाह देना इस आश्रम की मुख्य विशेषता थी। जो लोग किसी को कोई समस्या है तो उनसे एडवाइस ले लें, घर से जुड़ी हुई समस्याएं। फिर आता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जो है वो 75 से जब तक इंसान जिंदा रहता था, मनुष्य जिंदा रहे तब तक के लिए होता होगा। तो वहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम तक की यात्रा में जब मनुष्य ज्ञान और कर्म की शिक्षा को ले लेता था, तब वह क्या कहता था, उपदेश जनयोग हो जाता था और वह
निस्वार्थ रूप से उपदेश दिया करता था लोगों को भले के लिए। इसमें वर्ण व्यवस्था का के लिए क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार थी कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। कर्म श्रम के सिद्धांतों पर आधारित थे। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था, मतलब कि जो जन्म से कोई ब्राह्मण है, किस जाति में पैदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा जो अभी डिवाइडेड है, ऐसा नहीं था। वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से, काम के हिसाब से डिवाइडेड था। जन्मजात नहीं था, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। व्यवसाय बदल भी सकता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण जो है वो पूजा ही करेंगे, वैश्य जो है वो अपना जो डिसाइडेड वर्क है वो करेंगे, और क्षत्रिय युद्धों में या सेना में जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। अपना कार्य सब चेंज कर सकते। इन वर्णों में खान पान, वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध भी नहीं था, और ना ही छुआछूत। एक तरह से बहुत ही अच्छा काल था ये। न तो किसी को छोटा बड़ा का भी, अपवित्रता का पवित्र अपवित्र, छोटा बड़ा, ऐसा कोई सीन नहीं था उस वक्त। तो ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता था कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था, लोगों को डिवाइड किया गया था श्रेणियों में, तो उनके काम, वो क्या काम करते हैं उस पर डिसाइडेड थी, ना कि वो किस घर में, किसके पुत्र हैं, किस घर में पैदा हुए, वो घर अमीर है गरीब है या क्या का है, इससे नहीं। उस वक्त ये सेटलमेंट था ही नहीं। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, तो आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब, परिवार था। कई कुटुंब को मिलाकर एक गांव बनता था, मतलब एक गांव जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे परिवार रहेंगे। परिवार में हमने पहले पढ़ा है चाचा चाची, भतीजा, भाई बहन, सब फुल परिवार थे, जिसमें आजकल हम जॉइंट फैमिली कहते हैं ना वो। तो ग्राम के अधिकार को ग्रामणी कहते थे, और उस ग्राम का, कुटुंब को मिला के ग्राम बनता था, और ग्राम के जो अधिकारी था उसका जो एक हेड होता था वो ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्रामों का जो समूह था वो विश नामक इकाई, विश बनाता था, विश नामक इकाई बनती थी। मतलब कुटुंब से जुड़कर ग्राम, ग्रामणी, और ग्रामणी जो अधिकारी था, और ग्राम से जुड़कर विश, कई सारे ग्रामों को मिलाकर विश बनता था, नामक इकाई बनती थी, जिसका अधिकारी विशपति कहलाता था। ग्राम का अधिकारी ग्रामणी और विश का अधिकारी विशपति। कई विषयों को इस प्रकार जोड़कर जन बनते थे, नामक इकाई बनती थी, और जिससे अधिकारों का शासक तथा राजन कहा जाता था, जिसके अधिकारी को शासक और राजन कहा जाता था। जन नामक इकाई बनती थी। जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा था, मतलब सबसे कुटुंब, फिर ग्राम, विश और जन। राजन और उसके कार्य, जो मतलब ओवरऑल हेड सबसे बड़ा हो जाए, जैसे कि ग्राम, तो वो राजन के क्या कार्य थे, जो कि विशपतियों का भी एक हेड होगा, ग्राम का ग्रामणी, फिर विशपति, फिर शासक या फिर राजन। तो राजक का यहाँ पे क्या काम था, राजन का काम था सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था एक तो। और मोस्टली राजा की जब डेथ हो जाती थी तो जो पुत्र है वो वही शासन करता था, और ये पद जो है वो पैतृक था, मतलब राजा का बेटा राजा वाला बात थी। परंतु कभी कभी जनता एक नया राजा भी चुन सकती थी, जिसकी राज्य की समस्त जो शक्तियाँ थी उसके हाथ में रहती थी, किसके, राजन की। और वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करता था, उन्हें पदोन्नत भी वो करता था। उसका निर्णय अंतिम भी होता था, मतलब वो हेड था, तो एक तरह से राजा के कार्य सभी वो हैंडल कर रहे थे, जो एक राजा के काम होते हैं नगर से जुड़े हुए, उसके प्रजा से जुड़े हुए। फिर है वेदकालीन और आर्थिक जीवन। वेदकालीन और आर्थिक जीवन में क्या दिया हुआ है कि आर्यों का जो आर्थिक जीवन था काफ़ी उन्नत था, क्योंकि पढ़कर हमको लग रहा है कि उस वक्त कोई अधिक समस्याएं नहीं थी, लड़ाई झगड़े, गरीबी, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है। उस समय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था कृषि, पशुपालन और व्यापार। कृषि, पशुपालन और व्यापार। वैदकालीन आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन मतलब किस प्रकार वो
अपना जीवन यापन करते थे, कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या क्या उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए थे। इसमें सबसे पहले आता है कृषि। आर्यों का जो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट है कि आर्य जो थे वो मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था, जिसमें वो गेहूँ, चावल, जो भी वो लोग खाते थे, जौ, उनकी फसलें पैदा करते थे। और इसी काल में जो कृषि थी वो किस पे डिपेंड करती थी? वर्षा पे, बारिश पे डिपेंड करती थी। सभी आज भी हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जो कृषि है वो वर्षा पे निर्भर करती है। और अगर बारिश के अभाव में जब हुई होगी तो उन्होंने कुएँ, नहरें, जल सिंचाई के साधन बनाए, और खेती का काम हल व बैल के द्वारा हो जाता। वही उर्वरा, द्वितीय खिल्य, उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी। उर्वरा में उपजाऊ भूमि, ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। और खिल्य भूमि उसे कहते हैं जो बंजर होती है, यानी उर्वरा उपजाऊ भूमि और खिल्य होती है बंजर भूमि। और बंजर भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था, जिसमें पशु चर सकते थे, पशु को चराया जाता था, ग्रामीण लोग वहाँ जाते थे, कुछ भी खेलना, अपना कोई भी काम कर सकते। पर उर्वरा भूमि जो थी वो किसी न किसी व्यक्ति के अधिकार में होती थी, उस पर हर किसी का काम ही, वो सिर्फ खेती के लिए यूज होती थी। शिल्प, आर्यों ने शिल्प कला में भी बहुत उन्नति की थी। इतना रह गया, देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। आर्यों ने शिल्प कला में भी बहुत उन्नति की थी। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे, चमड़ा रंगना, आभूषण बनाना, बढ़ाई, लोग हल, बैलगाड़ियाँ, चारपाई, नौका, जो भी सामान गांव में हम होते हैं वो बनाने लगे थे, क्योंकि वो वहाँ पे अगर एक उन्नत गांव था, गांव बन गए थे, नगर बन गए थे, राजन, तो फिर वो उनका जो एक जगह रहने लगे थे, उन्होंने अपना खाना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि उन्होंने खाना बदौल ज़िंदगी छोड़ दी थी, नगरों में रहने लगे थे। तो फिर ये काम उन्होंने अपना जो स्किल्ड बने वो उन्होंने अपने आप को स्किल्ड किया, जिसमें लोहार, सुनार, कुम्हार आदि के हम कार्य जानते ही क्या होते हैं। तो शिल्पकार समाज में आदरणीय थे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन, कुछ भी अच्छा कंस्ट्रक्टिव उनका माइंड था। व्यापारी लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, इनको पणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था, और वो जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करके आते थे, वस्तुओं का विनिमय होता था। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था उन दिनों, मतलब सामान के बदले सामान लेना, और सिक्कों का भी प्रचलन था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, और उस समय वस्तुएं ऊँटों, छक्कड़ मतलब घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। यह भी जाने। नदियाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये नदियाँ, कुछ देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राचीन नाम कुंभा, काबुल। अभी जो काबुल है वो पहले कुबा कहलाता था। कुर्रुम, कुर्मुदा, गोमल, गोमती नदी, स्वात, स्वस्तु, सिंध, सिंधु, झेलम, वितस्ता, चिनाब, अश्कनी, ये सारे नदियों के नाम दिए हैं। और ये जो चैप्टर है ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें शब्दावली काफ़ी कम दी गई है। वैदिक साहित्य मतलब वैदिक काल में लिखा गया साहित्य, उपदेशक उपदेश देने वाला, और कुटुंब मतलब परिवार। तो अभी हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।